नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। दो मामलों में कांग्रेस ऐसी फंसी है, समझ में नहीं आ रहा है कि इनसे कैसे निकले और इससे जो बदनामी होनी है उससे कैसे उबरे। दोनों मसले ऐसे हैं जिसमें विपक्षी दल कांग्रेस को छोड़ करके वो करीब करीब एकजुट दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही मसलों पर कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही है। नई संसद का उद्घाटन होना है 28 मई को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन के लिए लोकसभा के स्पीकर ने आमंत्रित किया है। कांग्रेस जब ये नई संसद बनने की आधारशिला रखी जा रही थी, बल्कि जब कागजों पर उकेरी जा रही थी सेंट्रल विस्टा के एक हिस्से के तौर पर, तब से इसका विरोध करती आ रही है और उसकी विरोध की कोई हद नहीं रही। वो पार्लियामेंट तक भी पहुंची दूसरे जरियों से, सुप्रीम कोर्ट तक, पार्लियामेंट तक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस लड़ा गया, पर्यावरण को नुकसान हो जाएगा, इस तरह की बातें कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 28 महीने के रिकॉर्ड समय में नई पार्लियामेंट बन करके तैयार है। आने वाला जो संसद सत्र है वो नई पार्लियामेंट में होगा। नई पार्लियामेंट का कांग्रेस विरोध इसलिए कर रही थी कि इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को ना मिले। सेंट्रल विस्टा में तमाम मंत्रालय बनाए जा रहे हैं, लगभग तैयार हैं। उसका भी विरोध किया जा रहा था कि इस काम का भी श्रेय नरेंद्र मोदी को ना मिल जाए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए खरीदे गए हवाई जहाजों के बारे में दुष्प्रचार किया गया, उसी तरीके से नई संसद के बारे में भी ये कहा गया कि ये महल प्रधानमंत्री अपने लिए बनवा रहे हैं और इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है जबकि कोविड काल चल रहा है। तमाम तरह के तर्क कुतर्क दिए गए। आज की तारीख में पार्लियामेंट उद्घाटन के लिए तैयार है। कई दलों के नेताओं के बयान आने शुरू हो चुके हैं। निमंत्रण पत्र मिलने से पहले ही टीएमसी ने कहा, आम आदमी पार्टी ने कहा, वामपंथियों ने कह दिया कि हम उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार का बहाना क्या ढूंढा है? बहिष्कार का बहाना ये ढूंढा है कि साहब राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए था और राष्ट्रपति दलित, वनवासी, आदिवासी समुदाय से आती हैं, तो अगर उनसे नई पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं कराया जा रहा है तो ये दलितों का अपमान है, ये आदिवासियों का, वनवासियों का भी अपमान है। मतलब अजीबोगरीब कुतर्क दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उचित समय पर हम जवाब देंगे और फैसला लेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, ये कह चुके हैं कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन कराया जाना चाहिए और इसके पीछे तर्क कोई नहीं है और सोच भी मुझे लगता है कि कुछ नहीं है। जैसे किसी अनाड़ी के हाथ में आप किसी गाड़ी की ड्राइविंग दे दें, कांग्रेस का आज यही आलम है। 60 साल से ज्यादा कांग्रेस ने ही इस देश पर शासन किया है। 2010-11 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में रिपोर्ट आ गई थी कि नई पार्लियामेंट की जरूरत देश को है। पुरानी पार्लियामेंट का जो भवन है वो जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। वहां सिटिंग अरेंजमेंट भी उतने नहीं है जितने के आने वाले दिनों में परिसीमन के बाद सीटें बढ़ने वाली हैं लोकसभा राज्यसभा में। लेकिन रिपोर्ट मिलने के 3-4 साल तक भी कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। मोदी सरकार ने न केवल किया बल्कि पार्लियामेंट तैयार कर दी है।
लेकिन अब इस पार्लियामेंट का विरोध किया जा रहा है राजनीतिक कारणों से। इसका कितना बुरा इम्पैक्ट देश पर जाएगा, ये शायद सोचने की क्षमता कांग्रेस की लीडरशिप ने खो दी है। उनको हर मामले में नरेंद्र मोदी का विरोध करना है और उनके अच्छे कामों का श्रेय भी उनको ना मिल जाए, वो बस इसलिए विरोध के लिए विरोध करती है। दूसरा मसला जिसमें कांग्रेस बुरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही है, और ये जाल बिछाया हुआ है अरविंद केजरीवाल का। अभी सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया था कि सार्वजनिक मामलों को, भूमि को और पुलिस को छोड़ करके जो दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी सेवा, उनकी अनुशासनात्मक कार्रवाई, उनकी ट्रांसफर, उनके पोस्टिंग, ये सब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के तहत आएगा। तो अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित होते ही धड़ाधड़ अधिकारियों के ट्रांसफर करने शुरू कर दिए और अपने चहेते, जिनसे वो अपनी मनमर्जी के काम करा सकें, ऐसे अफसरों को लाना शुरू कर दिया। उपराज्यपाल ने उसकी स्वीकृति नहीं दी, कुछ इंतजार करने को कहा और सुप्रीम कोर्ट के 7 दिन के बाद केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस ले आई। उस ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया गया और फिर से उपराज्यपाल को ही सारे अधिकार सौंप दिए, ट्रांसफर के, पोस्टिंग के और दूसरे। कुछ अधिकारियों को इन्होंने हटा दिया था, उनमें से विजिलेंस डिपार्टमेंट के जो स्पेशल सेक्रेटरी थे राजशेखर, उनको वापस उपराज्यपाल ने उनके पद पर फिर से तैनात कर दिया। अरविंद केजरीवाल इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बता रहे हैं, एक हल्ला कटा हुआ है और वो अलग अलग पार्टी के नेताओं से जाकर के मिल रहे हैं। नीतीश कुमार उनसे मिले, नीतीश कुमार फिर कांग्रेस के नेताओं से मिले, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से। जो आपका 23 तारीख थी, उसमें अरविंद केजरीवाल अपने संगी साथियों के साथ कलकत्ता जाकर के ममता बनर्जी से मिले। 24 तारीख को यानी आज उद्धव ठाकरे से मिलने वाले हैं, 25 को शरद पवार से मिलने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि मैं हर विपक्षी दल से इस मामले में सहयोग मांगूंगा कि जब ये मामला राज्यसभा में लेकर के आए मोदी सरकार, तो इसके खिलाफ मतदान करें और विधेयक को पारित ना होने दें। अब इसमें तकनीकी भी, राजनीतिक भी, कानूनी भी बहुत सारे पहलू जुड़ गए हैं और कांग्रेस ने अभी तक हाँ हूं नहीं की है, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से समझती है कि इसमें जल्दबाजी में लिए गए फैसले से उसको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन उसके सामने धर्म संकट ये भी है कि अगर सारे विपक्षी दल अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, यानी ऑर्डिनेंस के खिलाफ वोट करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो विपक्षी एकता की अगवा बनने का दावा करती रही है कांग्रेस, वो अलग कैसे रह सकती है। इसलिए बहुत बड़ा धर्म संकट है। कांग्रेस के नेताओं ने अभी ये कह करके किसी तरीके से पीछा छुड़ाने की कोशिश की है कि जो अलग अलग हमारी राज्य इकाइयां हैं, उनसे हम परामर्श करेंगे, सेंट्रल लीडरशिप से परामर्श करेंगे और सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही फैसला करेंगे। लेकिन कांग्रेस के 2-3 नेताओं के बयान आ गए हैं और उन्होंने मंगलवार को ये कहा कि किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल द्वारा इनिशिएट की जा रही इस मुहिम का कांग्रेस को हिस्सा नहीं बनना चाहिए, यानी उनके फैलाए हुए जाल में नहीं फंसना चाहिए। और जो तर्क दिए गए हैं वो तर्क बहुत सॉलिड हैं, अजय माकन के भी और जो इनके पंजाब कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं बाजवा साहब, उनके भी और संदीप दीक्षित के भी। और अजय माकन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि
अरविंद केजरीवाल के जिस तरह के कार्यकलाप रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, वो बिल्कुल भी सहानुभूति के हकदार नहीं हैं। और अगर कांग्रेस ऐसा करती है, इस अध्यादेश का विरोध करती है अरविंद केजरीवाल के साथ और दूसरे दलों के साथ, तो ये ना केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्टैंड के खिलाफ जाना होगा, बल्कि लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के पीवी नरसिम्हा राव की सरकार तक ने दिल्ली में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं की प्रशासन की व्यवस्थाएं की थी, ये उसके भी खिलाफ होगा। और अजय माकन ने यह भी कहा है कि जो सुविधा अभी तक जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनमें शीला दीक्षित भी है, उनमें साहब सिंह वर्मा भी हैं, सुषमा स्वराज भी हैं, मदन लाल खुराना भी है, ये सुविधा तो उनको भी नहीं मिली थी। तो ये सुविधा अरविंद केजरीवाल को क्यों मिलनी चाहिए, और अरविंद केजरीवाल वो क्यों हासिल करना चाहते हैं जो अब से इनके पूर्व मुख्यमंत्रियों को हासिल नहीं था। और तब भी अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी, केंद्र से होती थी, उपराज्यपाल के जरिए होती थी, लेकिन तब किसी भी मुख्यमंत्री ने कभी कोई हल्ला नहीं किया, किसी तरह का बवाल नहीं किया। ये बार बार हर बात पर बवाल कर रहे हैं, और इससे किसी और का नहीं, दिल्ली के लोगों का नुकसान हो रहा है, परेशानियां हो रही हैं। इन्होंने बहुत डिटेल जानकारी दी है। डिटेल जानकारी देने का उतना समय भी नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन समिति ने की एक रिपोर्ट की समीक्षा करने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौजूदा विधानसभा को एक नगर निगम में बदल दिया था, जिससे ये राजधानी क्षेत्र विधायी शक्तियों से रहित हो गया। 1964 में और फिर 65 में प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री ने बिना विधायी शक्तियों के किसी प्रावधान के दिल्ली को एक महानगरीय परिषद प्रदान कर दी, और 1991 में नरसिम्हा राव ने दिल्ली के लिए प्रशासन का जो वर्तमान स्वरूप है उसकी स्थापना की, और एलजी को कार्य संचालन नियमों के माध्यम से अधिकारियों के स्थानांतरण, पद स्थापित करने की सारी शक्तियां प्रदान की 1991 में। इसलिए आजादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने दिल्ली की निर्वाचित सरकार को अधिकारियों को स्थानांतरित या पद स्थापित करने की शक्तियां प्रदान नहीं की। तो ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको दे भी दी थी, उसका कैसे समर्थन किया जा सकता है। और अजय माकन ने कई और दूसरी बातें भी कही हैं कि ये अलग अलग राज्यों में जाकर के चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं। जब चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर महाभियोग चलाने की बात आई थी, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। जब जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाया गया, तो ये उसका समर्थन कर रहे थे। इन्होंने राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया था। तो ऐसे में कांग्रेस को इनका समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो आत्मघाती साबित हो सकता है। इन्होंने ये कहा है कि साहब 21 अक्टूबर 1947 को बाबा साहब अंबेडकर, 1951 में पंडित नेहरू और सरदार पटेल, 1956 में पंडित नेहरू, इन सब ने यही फैसला लिया था जो इस समय दिल्ली में व्यवस्था है, यानी उपराज्यपाल ही अधिकारियों का ट्रांसफर या पदस्थापित यानी उनकी नियुक्तियां वगैरह करेंगे। तो ऐसे में अगर कांग्रेस आज अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी होती है, वो अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता रहा है, तो ये कांग्रेस के लिए, उन्होंने नहीं लिखा लेकिन मैं कह रहा हूं कि
ताबूत में अंतिम कील साबित हो सकती है। और अरविंद केजरीवाल तो जो उन्होंने जाल फैलाया है, चाहते भी यही हैं कि किसी तरीके से कांग्रेस और बाकी के सारे राजनीतिक दल उनके साथ इकट्ठे हो जाएं और राज्यसभा में किसी तरीके से उस विधेयक को रोकें जो इस अध्यादेश का स्थान लेने वाला है। तो कांग्रेस के लिए ये दोनों फैसले करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। पार्लियामेंट के उद्घाटन के बहिष्कार का मतलब होगा, चाहे आप बहाना कुछ भी कर लें कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा उद्घाटन के लिए, लेकिन इसका बहुत गलत मैसेज भारत के नागरिकों में जाने वाला है। और जो जाल केजरीवाल ने फैलाया है उसमें अगर कांग्रेस फंस गई तो और भी बंटाधार होने वाला है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।